तो आज हम भारत में संसाधन पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करेंगे कि कौन कौन से भारत में संसाधन होते हैं और किस किस पर आधारित होते हैं। भारत में संसाधन पार्ट 1 में है मृदा, जल और वन और वन्यजीव, वन एवं वन्य प्राणी। ये हमारे इस अध्याय के मुख्य बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में संसाधन, सबसे पहले हम ये समझे कि भारत क्या है। तो भारत हमारा क्या है? देश है, एक विशाल देश है। आपने देखा होगा ये भारत है, आप देख सकते हो इस प्रकार से भारत का मानचित्र हम बनाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये इस प्रकार से भारत का ये मानचित्र है। ठीक है, ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हो कि ये भारत विशाल देश है। भारत कौन सा देश है? एक विशाल देश है। इस देश में कहां-कहां पर खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, कहां-कहां पर संसाधन पाए जाते हैं, कहां-कहां पर भौतिक संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत में संसाधन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिएगा लिखा है साधन। साधन का मतलब क्या होता है? उपयोग में आने वाले। साधन का मतलब क्या होता है? उपयोग में आने वाले। तो संसाधन का मतलब होता है मानव के उपयोग में आने वाले, मानव के उपयोग, ठीक में आने वाली चाहे प्रत्येक वस्तु हो, चाहे जैविक हो या अजैविक हो, वे हमारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। बात समझ में आई आपके? ठीक है, आप ये समझो। ठीक है, तो भारत के उपयोग मतलब मानव के उपयोग में, मानव के उपयोग में जो वस्तुएं आती हैं, ठीक है, जो काम में आती है, वो हमारे संसाधन है। जैसे चौक, चौक मेरे लिए क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि ये मेरे उपयोग में आ रहा है, क्योंकि ये मेरे उपयोग में आ रहा है। जैसे कुर्सी, तो ऐसे आप कोई भी संसाधनों के नाम बता दोगे? अच्छा बताइए, जल संसाधन है या नहीं? जल है। वायु संसाधन है या नहीं है? कि मिट्टी संसाधन है या नहीं है? क्योंकि ये हमारे काम में आती है। बात समझ में आई? तो संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य के काम में आने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे जैविक हो या अजैविक हो। जैविक और अजैविक मतलब निर्जीव और सजीव, कोई भी हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो भारत में इतना विशाल देश है, यहाँ पर मिट्टी कहाँ पर कैसी है, आप मानचित्र में देख रहे होंगे कि भारत में मिट्टी कहाँ-कहाँ पर पाई जाती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, जल पर चर्चा करेंगे कि जल भारत में कहाँ-कहाँ पर पाया जाता है, कितने प्रकार का जल होता है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे वन एवं वन्य प्राणी पर। ठीक है, वन और वन्य प्राणी पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा पर। देखिए मृदा, अब आपने हम मृदा को सामान्य तौर से, मृदा जो शब्द है इसको सामान्य तौर पे हम इसको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। सभी लोग जानते हैं, सबने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी आपने सभी ने देखी है। देखिए मिट्टी और धरातल में अंतर है। देखिए भूमि और मिट्टी, भूमि और मिट्टी, मैं कहूँ पृथ्वी और मिट्टी में अंतर है ना? पृथ्वी विशाल है, ठीक है, और धरातल मतलब होता है ऊपरी भाग। तो मिट्टी ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं। तो मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी कैसे बनती है, या मृदा का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो आप अनुमान लगाइएगा, वो सोचते होंगे कि मृदा का निर्माण कैसे बनता होगा, ये मिट्टी कैसे बनती होगी। कई बार छोटे बच्चे अपनी नानी से पूछते, दादी से पूछते कि कैसे बनती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मिट्टी चट्टान होते फूटने फूटते, आपने देखा होगा चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टान होती है, तो हवा से या किसी से वो चट्टानें फूटती फूटती है, तो उसके कण निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद पत्तियां सड़ती गलती है, तो उसका अवशेष पदार्थ निकलता है। हम घर में कई प्रकार के वस्तु का यूज करते हैं और उसका डस्ट मटेरियल निकलता है, तो वो भी क्या करता है? हजारों बार एक परत का निर्माण होता है। अब आपने कभी सोचा होगा कि हम लोग खेती कार्य करते हैं,
तो खेती में अनाज के अलावा कितना सामान निकलता है? भूसा निकलता है, ठीक है, उसके डंठल निकलते हैं, बहुत सारी चीज। तो वो क्या होते हैं? सड़ से गलते होंगे, तो वो भी परत बनती होगी। तो इस प्रकार से चट्टानों को टूटने फूटने से, ठीक है, वह और पदार्थों के सड़ने गलने से जो अवशिष्ट पदार्थ से, ठीक है, हजारों वर्ष बाद एक परत का निर्माण होता है, उससे मिट्टी बनती है। यदि मैं पूछूं कि मिट्टी कैसे बनती है तो आप बता दो मेरे मिट्टी कैसे बनती है? क्लियर है? अब बात हम कह रहे हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है आप लिख लेंगे, चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना, अवशिष्ट जीव सड़ने गलने से एक परत का निर्माण होता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। बात समझ में आई? ये तो हो गई मृदा के निर्माण की बात। अब आता है मृदा का जब निर्माण होता है तो किस इसको कहते हैं मृदा का संरक्षण, ठीक है। अब मृदा का जब निर्माण होता है तो आपने इसमें देखा होगा कि मृदा की बनावट और वितरण और उसके प्रकार ये दिए हुए। उसके पहले मैं आपको संसाधन के बारे में बता दूं कि संसाधन जो हमने संसाधन की परिभाषा क्या बताई थी? मानव के बोलो संसाधन कहते हैं। अब संसाधन कितने इसमें दिया हुआ है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन दिए हैं, जैसे व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति खुद एक संसाधन, राइट। दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन में क्या है? राष्ट्र की संपदा, धरोहर जो होगी वो राष्ट्रीय संपदा होगी। तीसरा दिया है विश्व संसाधन, विश्व की बहुत सारे संसाधन, जैसे मनुष्य खुद एक संसाधन है, भौतिक है, अभौतिक वस्तु है, ये विश्व के संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन के प्रकार में दिया हुआ है वितरण की सर्वसुलभ संसाधन जो सभी जगह सुलभ होती है। बताओ सभी जगह सुलभ होने वाले संसाधन क्या है? जल और पानी, सूर्य का प्रकाश सभी जगह, उसमें भेदभाव होता है क्या कि भाई हमारे पाकिस्तान में सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे या पानी नहीं मिलेगा या भारत में सूर्य का प्रकाश, ऐसा नहीं है ना। हम सभी को भूमि सबके, तो आप सर्व सुलभ संसाधन कौन से हो गए? धरातल, मिट्टी, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल और पानी, याद होगा सर्व सुलभ। उसके बाद सामान्य सुलभ संसाधन जो कहाँ मिलते हैं, जैसे वे कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, सभी जगह उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलती, तो मिट्टी क्या सामान्य है, कहीं पर उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पर धरातल ऊपर खाबड़ है, ठीक है। उसके बाद आता है विरल संसाधन। विरल संसाधन कहाँ होते हैं? जहां पर बहुत कम है। अब अपन कहे कि मध्य प्रदेश में सोना निकल जाए, सोना भी संसाधन हुआ, क्या मध्य प्रदेश में सोना है क्या? नहीं। तो कई विरल संसाधन कौन से होते हैं जो कीमती, जैसे यूरेनियम हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, हर जगह पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। ये हमारे कौन से कहलाते हैं? विरल संसाधन, मतलब सर्वसुलभ संसाधन, ठीक है। दूसरा अपना सामान्य सुलभ और विरल, विरल यानी बहुत कम विरल मात्रा में मिलते हैं। तो ये तो हो गया वितरण संसाधनों का वितरण। उसके बाद प्रयोग के आधार पर तो अप्रयुक्त संसाधन जिसका प्रयोग युक्त नहीं होता है, ठीक है। अप्रयोजनीय संसाधन वर्तमान में उपलब्ध तकनीक बिजली बल पर जिन संसाधनों का निकटतम भविष्य में उपयोग नहीं होता वो अप्रयोजनीय, इसमें कोई इतना ही नहीं है। उसके बाद संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन जिन संसाधनों का ज्ञान होने की तकनीक या योजना के अभाव में अभी उपयोग नहीं हो रहा है किंतु भविष्य में होता है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि एक स्थल है जहां पर नदी पर तालाब बनाया जा सकता है, ये एक संभावना की जा सकती है, कहते हैं। और तालाब में नदी पर डैम बनाया जाएगा, तो डैम बनाने से क्या होगा? नहरें होगी, सिंचाई होगी, तो अपन अनुमान लगाते हैं ना, ऐसे संसाधन हमारे संभाव्य संसाधन हैं। तो ये तो हमारे संसाधनों का वितरण था और अब हम बात करें मृदा का निर्माण। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने फूटने से, ठीक है, पत्थरों के पत्तियों के सड़ने करने से हजारों वर्ष बाद एक परत का निर्माण होता है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। याद हो गया मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? अब उसी में आता है मिट्टी के निर्माण में मृदा परिच्छेदिका। मिट्टी के निर्माण में क्या आता है? मृदा परिच्छेदिका। अब मृदा परिच्छेदिका को कैसे समझेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, एक मैंने एक बॉक्स बनाया, ये समझ जाइएगा। ये इनमें ये भूमि है,
ये क्या है, मान लो ये क्या है, अपनी भूमि है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये अपनी मिट्टी है और इन मिट्टी पर यदि अपन देखें तो ये जो भूमि है, ये मिट्टी की जो परतें होती है वो 3 रूपों में होती है। मिट्टी की परतें कितने रूपों में होती है? 3 रूपों में होती है। सबसे पहले तो यदि हम देखते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपरी परत, ऊपरी परत में क्या होते हैं, आपने धरातल का निर्माण होता है, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं। उसके बाद यदि अपन देखें तो ख में स्थिति जो देखते हैं वो ये अपनी दूसरी परत को उपपरत कहते हैं, ठीक है। और उसमें और तीसरी परत जो होती है चट्टान वाली होती है। ये देखिए ऊपरी परत में मृदा बनती है, दूसरे में क्या होता है, उपमृदा है। इसके बाद क्या है, ये पहले मृदा है, मृदा है ऊपरी परत। उसके बाद इसकी दूसरी परत है, यानी इसको अपन क दे दे, क नाम, इसको ख नाम दे दे, तो मृदा के बाद क्या आती है, उपमृदा, ठीक है। उसके बाद तीसरी परत और चौथी परत, क ख ग और घ, ये 4 परतों के रूप में मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें उपमृदा होती है, जिसमें होता है अपेक्षित शैल। देखो यहाँ पर मृदा, ठीक है, दूसरी होती है उपमृदा, ठीक है, तीसरा होता है शैल। शैल का मतलब क्या होता है, चट्टान। चट्टान आपने सामने देखी, तो पृथ्वी के अंदर ही पहले तो मृदा होती है, फिर उसकी छोटी ऊपर में यानी उपमृदा होती है, फिर क्या होती है, शैल या चट्टानें पाई जाती हैं, और उसके बाद जो होती है उसके बाद होती है आधार शैल यानी कड़ा शैल, यानी उसके बाद आधार शैल। आधार शैल मतलब कौन सी हो गई, कड़ा चट्टान जो तेज है, बड़े बड़े पत्थर है, अंदर जमीन है। हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि पृथ्वी की जो चट्टानें किस रूप में पृथ्वी का निर्माण होता है। तो पहले मृदा यानी ऊपरी परत मृदा उपजाऊ होती है, ठीक है, इसमें उसके बाद उपमृदा होती है, फिर शैल होती है, और उसके बाद बड़ा चट्टानें, कठोर चट्टानें होती है। इस प्रकार से इन चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें 3 प्रकार की होती है। तो एक ऊपरी परत जो हमने बताया मैंने मृदा के रूप में होती है, ठीक है, दूसरी परत जो उपमृदा के रूप में होती है, तीसरी परत अपेक्षित मूल चट्टान के रूप में होती है, और चौथी परत मूल चट्टानों के रूप में होती है। ऊपरी परत मृदा की वास्तविक परत होती है, सही बात है। ऊपरी परत जो होती है वो क्या होती है, मृदा की वास्तविक परत कहलाती है। उसमें ह्यूम्स होता है, ह्यूम्स यानी उपजाऊपन। ऊपरी परत में क्या होता है, उपजाऊपन होता है। उसके बाद ह्यूम्स के बाद नीचे वाले तत्वों की प्रधानता होती है, दूसरी परत उपमृदा होती है, इसमें चट्टानों के टुकड़े होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अब आप देखते हैं खेत में चट्टाने पत्थर वगैरह होते हैं तो अपन निकालते हैं ना, क्योंकि चट्टाने और पत्थर से क्या उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। तो दूसरी परत कौन सी हो गई, चट्टाने वगैरह वाली हो गई, जिसमें छोटे छोटे बालू और गाद होते हैं, और तीसरी परत अपेक्षित चट्टान होती है, और चौथी परत वो चट्टान होती है। इस आधार पर हम मृदा परिच्छेदिका को समझ सकते हैं, ठीक है। हम कैसे करेंगे, यदि परीक्षा में आया कि मृदा परिच्छेदिका को समझाइए, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसा चित्र बनाएंगे, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ऐसा चित्र बनाएंगे और उसमें लिखेंगे 4 परतों के रूप में मृदा का निर्माण लिखेंगे। पहली क मृदा की ऊपरी परत, दूसरी ख उपमृदा परत, तीसरा शैल, ठीक है, और उसका कठोर शैल। ये 4 परतों के रूप में मृदा का चित्र बनाएंगे और उसको बताएंगे कि सबसे ऊपरी जो मृदा होती है वो उपजाऊ होती है, ह्यूमस होता है। उसके बाद दूसरी वाली जो मृदा होती है उसमें छोटे छोटे कण, बालू के कण, पत्थरों के कण होते हैं। तीसरी बात शैल चट्टानें लग जाती है, और चौथी बात कठोर चट्टानें। इस प्रकार से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। क्लियर होगा मृदा परिच्छेदिका, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। ओके, चलो अब मैं इसको मिटा दूं, आप नोट किया होगा मृदा परिच्छेदिका का चित्र। क्लियर है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये तो हमारा मिट्टी हो गया। हमने कौन कौन सा प्रश्न पढ़ा, पहला किसे कहते हैं, मिट्टी का निर्माण, पहला संसाधन किसे कहते हैं। आप प्रश्न को भी नोट करते रहेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारा, संसाधन किसे कहते हैं। फिर संसाधनों का वितरण, हमने दूसरा प्रश्न क्या पढ़ा, संसाधनों का वितरण यानी संसाधन कहां पर कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, 2 हो गया।
फिर तीसरा प्रश्न पढ़ा, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मृदा परिच्छेदिका किसे या उसका चित्र बनाइए, मृदा परिच्छेदिका का चित्र बनाइए। तो आपने देखा कि मृदा को कितनी परतों में बांटा है, चार। उसको अपन क्या नाम देंगे, क ख ग और ख, और चारों के अपन नाम मृदा, उपमृदा, शैल और कठोर। क्लियर है, इतना हमने ये बात की। अब मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी का वितरण या मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का वितरण या मिट्टी के प्रकार। अब मिट्टी के प्रकार की बात करें, प्रकार तो कौन कौन सी मिट्टी के प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथा लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पांचवा कौन सा हो सकता है, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और कौन सा होगा, डेल्टाई मिट्टी, सातवां कौन सा होगा, डेल्टाई, डेल्टाई मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। देखो सात, इतने प्रकार के हम बात कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में कितनी प्रकार की मिट्टी दी है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मिट्टी दी। हम 5 मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है, ये 5 मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जल ओढ़ मिट्टी, नाम से स्पष्ट है, जल ओढ़, देखो जल धन ओढ़ मतलब जल यानी पानी, ओढ़ यानी बालू के कण, कण ओढ़ यानी ओढ़कर यानी लोड़का कर लाने वाली, ओढ़ यानी लोड़का कर लाने वाली। तो जल ओढ़ यानी पानी के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। याद हो गया, ठीक है। इस मिट्टी का नाम क्या है, देखो जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक है, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी, तीन नाम याद रखना, दोमट मिट्टी, ठीक है, तीन नाम याद रखिए। जलोढ़ मिट्टी के कितने नाम थे, तीन नाम, कौन कौन से, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी। हो गया। कभी कभी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम भी तो खालिस्तान में आता है, तो हमको तीनों नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है जलोढ़ मिट्टी की, पहली विशेषता ये है, ध्यान से सुनना कि पहली विशेषता है ये जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है। हो गया ना जलोढ़ मिट्टी। दूसरा विशेषता क्या है ये, ठीक है, इसके कण कैसे होते हैं, बारीक होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होती है, स्लिप, चिकने होते हैं तो स्लिप मारते हैं, चिकनी मिट्टी के नाम ये भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका रंग कैसा होता है, भूरा, इसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरे रंग का होता है, ठीक है। और इस मिट्टी में फास्फोरस एवं अंश की कमी होती है, आपने देखा होगा इसमें क्या होती है, किसकी कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, नदियों के किनारे, बड़ी बड़ी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनके किनारे मिट्टी पाता है। तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता याद होगी, कौन कौन सी, कौन कौन सी जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बोलिए आप, ये जल में पाई जाती है, ये उपजाऊ होती है, ये चिकनी होती है, ये जल से बहाकर लाई जाती है, और इसका नाम का कछारी, दोमट होता है, ये चिकनी होती है। क्लियर हो गया ये बात जी, आपको याद हो गया। तो जो अपन जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या होगी, पहला तो ये जल के बाहर लाई जाती है, दूसरा क्या होता है, ये क्या होते हैं, इसके कण बारीक होते हैं, तीसरा ये नदियों के किनारे पाई जाती है। भाई नदियों के बहाकर लाई जाएगी तो पर्वतों के पास में पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, नदियों के किनारे पाई जाएगी। क्लियर हो गया। और इसमें फास्फोरस की कमी होती है, अपन देखा अपन खाद डालते हैं ना, उसमें फास्फोरस मिला होता है, तो फास्फोरस की कमी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी की तीन विशेषता लिख लोगे। जलोढ़ मिट्टी के तीन नाम कौन कौन से हैं, काप, दोमट, कछारी, हो गया। अब दूसरा आता है काली मिट्टी। दूसरी कौन सी मिट्टी आती है, काली मिट्टी। आपने देखा होगा काली मिट्टी की विशेषता, ठीक है, काली मिट्टी आपने देखा। अच्छा, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, आपने देखा होगा हजारों साल लावा ज्वालामुखी के फटने से
ठीक है, चट्टानों से उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो काली मिट्टी का रंग कैसे होता है? काला होता है। ये हमको पहले याद होना चाहिए कि काली मिट्टी का रंग कैसे होता है? काला। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसमें क्या होता है? गर्मियों में ये इसमें दरारें पड़ जाती है। आपने देखा होगा काली मिट्टी में खेतों में देखना गर्मियों में क्या होती है? ये दरार बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती है। याद रहेगा? तो गर्मियों में क्या होती है? इसमें दरारें पड़ जाती है। तीसरी विशेषता क्या है? इसमें पानी सोखने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। पानी सोखने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तीसरी विशेषता है। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। आपने देखा होगा हम लोग पोटाश डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं ना, फास्फोरस डालते हैं, काली मिट्टी गेहूं में डालते हैं, आपने देखा होगा डालते हैं ना, तो इसमें क्या होती है? कमी। तो काली मिट्टी की विशेषता याद हो गई। और ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात। अच्छा, ये उपजाऊ भी होती है। ये कपास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कपास उत्पादन में काली मिट्टी की बहुत बड़ी है। तो कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है काली मिट्टी? महाराष्ट्र और गुजरात। याद रहेगा? ये तो हो गई काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कोई बता सकता है? रेगड़। काली मिट्टी का नाम क्या है? रेगड़। ठीक है, काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें लोहा तत्व सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसमें इसको जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म की पाई होती है। उसके बाद आता है लाल मिट्टी। उसके बाद कौन सी आती है? लाल मिट्टी। ये शुष्क इलाकों में पाई जाती है। शुष्क क्या है समझते हो? शुष्क क्या है? जहाँ पर सूखे क्षेत्र होते हैं वहां पर यह लाल मिट्टी पाई जाती है। ये क्या होती है? ताप्ती नदी, जैसे ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी की बात है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी दो पूर्व की ओर बहने व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। जैसे नर्मदा कहाँ से निकलती है? ऐसी ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, और दोनों का खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो लाल मिट्टी जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में होती है, गर्मी चट्टानों की होती है। इसमें लोहा मिट्टी फैल जाती है, इसका रंग हल्का सा लाल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी जो पथरीली होती है वो कम उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी कैसे होती है? कम उपजाऊ होती है, पथरीली होती है, हल्के भूरे रंग की होती है। तो लाल मिट्टी की तीन विशेषता। पहला, ये शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात कहां? ताप्ती नदी के किनारे पाई जाती है। हो गया। दूसरा, ये पथरीली होती है और ये कम उपजाऊ होती है। ये क्या हल्के लाल रंग की होती है। हो गया लाल मिट्टी की विशेषता। ये कहां का पाई? इसको प्रायद्वीपीय दक्षिण के प्रायद्वीपीय में पाई जाती है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, के कुछ क्षेत्रों में यह मिट्टी मिलती है। और ये बाजरा के लिए सबसे ज्यादा फेमस होती है। अभी आपने पता है मध्य प्रदेश शासन ने योजना लागू की थी। अभी कल परसों मेरे पेपर में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश शासन जो 35 किलो गेहूं देती थी, ठीक है, उसके जगह 5 या 7 किलो क्या दी गई थी? बाजरा दी। बाजरा भी खाने के काम आता, मोटे अनाज में होता है। तो ये कौन सी, किसकी लाल मिट्टी के ऊपर क्या पाया जाता है? बाजरा। काली मिट्टी पे क्या पाया जाता है? कपास। ये सब याद रखना कि काली मिट्टी में कपास, तो लाल मिट्टी में बाजरा पाया जाता है। अब उसके बाद आता है लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां पर शुष्क व तर मौसम बारी-बारी से होता है। यह मिट्टी लेटराइट चट्टानों के टूट-फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमि पर मिलती है। इसमें चूना, फास्फोरस का पोटास की कमी होती है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। गहरी लेटराइट में लोहा, एस्कर, पोटास की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी भी शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला, इसमें पोटास की क्या होती है? अधिकता होती है। पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें लोहा तत्व की अधिकता होती है और उच्च भूमियों में पाया जाता है लेटराइट। तो ये भी अपन क्या करेंगे, जो लेटराइट मिट्टी की विशेषता वही लाल मिट्टी की है, सिर्फ इसमें पोटास याद रखना कि लेटराइट मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक है, बस इतना से क्लियर। और ये कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों के निचले, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसमें इन मिट्टी में क्या चावल अधिक होता है। क्या होता है? लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? चावल। जैसे चावल कहाँ अधिक होता है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ठीक है, साउथ के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर क्या होता है? धान ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी यानी रेती, जहाँ पर रेती रहती। तो आपको मेरे पता है भारत का मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। तो कहाँ पर है ये? भारत के मरुस्थल, जहाँ गुजरात का एरिया, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? ये थार मरुस्थल है, जहाँ पर ये रेतीली होती है और वहाँ पर रेतीले होने के कारण क्या होता है, गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में ठंड अधिक पड़ती है। ठीक है। इसके कण बालू के कण होते हैं, कण मोटे होते हैं और ये दक्षिण मानसून कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण भारत में आप जानते हो कहाँ पर है? गुजरात। देखिए कच्छ ऐसा जो छह बनता है, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? कच्छ का रण है। याद रहेगा, कच्छ का रण। यहाँ पर अपन याद रख सकते हैं कच्छ का रण, क्योंकि ये मानचित्र में हमको आएगा भरने के लिए, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए कि थार मरुस्थल कहाँ पर है, कच्छ का रण कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। चलो, तो हमने मिट्टियों के बारे में शायद आपको सभी चीजें बता दी हैं। ठीक है, और मिट्टी सभी लोग जानते हैं कि कितने प्रकार की मिट्टी होती है। चलो बताओ प्रियांशी, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी 5 प्रकार। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो आपने देखा कि मिट्टी के जो प्रकार है, जो भारत में जो मिट्टी के जो प्रकार है वह हम देख रहे हैं मानचित्र के माध्यम से कि भारत की जो मिट्टी है वह अलग अलग इसमें होती है। अब अपन क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे कपास के लिए मैंने बोला काली मिट्टी, तो परीक्षा में आएगा कि भारत के मानचित्र में काली मिट्टी दर्शाइए। भारत के मानचित्र में काली मिट्टी दर्शाइए, और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात और महाराष्ट्र क्या, ये देखिए गुजरात और महाराष्ट्र इतना क्षेत्र क्या होगा? काली मिट्टी का बताओ। ठीक है, तमिलनाडु का क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी यहाँ पर बता दो। नहीं समझ आया? तो इस तरीके के हम मानचित्र में भी मिट्टी के बारे में बता सकते हैं। बात समझ आए? तो एक बार फिर से मिट्टी के प्रकार बताइए, कौन कौन से होते हैं? मिट्टी के 5 प्रकार होते हैं: जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो बहुत अच्छा, आपने मिट्टी के पूरे प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी के प्रकार हुए, तो अगला हमारा जो टॉपिक है इसको मैं साफ कर दूं। ठीक है, मिट्टी के प्रकार याद हो गए पूरे जी। अब प्रश्न में आप नोट कीजिए, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी। उसके बाद दूसरा, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए। तीसरा प्रश्न, काली मिट्टी की विशेषता लिखिए। चौथा प्रश्न, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में क्या अंतर है? हो गया यार, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में क्या अंतर है? आप प्रश्न नोट कर रहे हो सब लोग? ठीक। उसके बाद आता है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे हिमालय पर्वत। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा तो आप समझ गए, मृदा सब लोग समझ गए ना? मृदा का मतलब होता है मिट्टी, लेकिन अपरदन का मतलब क्या होता है? अपरदन का मतलब होता है बहना। क्या बहना? जब मिट्टी की ऊपरी परत, ऊपरी परत अपन मृदा के ऊपर भी रहती है, धरती के ऊपर, तो जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है या कट जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। प्रश्न लिखा आपने, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? ध्यान में देखो, मृदा अपरदन तो मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है या बह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो बात समझ में आई सबके? मृदा अपरदन। तो अब ये होगा अपरदन के कारण। अपरदन के क्या है भाई? मिट्टी का अपरदन किस कारणों से होता है? मिट्टी ऊपरी परत में बहती है और किस कारणों से बहती है? तो कौन कौन से कारण होंगे मिट्टी के अपरदन के? पहला कारण क्या है मिट्टी का? वर्षा। ठीक है, वर्षा से कैसे अपरदन होता है? अत्यधिक बारिश होती है तो आपने देखा होगा हमारे आंगन की धूल बह जाती है, खेतों की मिट्टी बह जाती है, हो जाती है पहली वर्षा। दूसरा क्या होता है? बाढ़।
बाढ़ के कारण क्या होता है? बहती है कि नहीं? आपने नदी के किनारे देखो, जब बाढ़ आती है तो नदी के किनारे पूरी मिट्टी रह जाती है, बाढ़ के कारण होती है ना, मृदा अपरदन। तीसरा किसके कारण होगा? ठीक है, पशुओं के चरने के कारण, पशुओं के कारण, पशु यानी अतिचारण, पशु अतिचारण यानी पशुओं के खुरों में क्या होता है? मिट्टी लग जाती है, उससे भी मृदा अपरदन होता है। चौथा, वनों की कटाई के कारण। किसके कारण होता है? वनों की कटाई के कारण। वनों की कटाई कैसे होता है? भाई वन काट देते हैं तो क्या होता है? जड़ें क्या होती है? वनों की जड़ें पकड़ के रखती है, जब कट जाएंगे तो अपरदन होता है। ठीक है, और क्या किसके कारण होता है? बताओ। ठीक है, और सोचो किसके कारण, क्योंकि ये 4 अंक का प्रश्न आएगा। मृदा अपरदन के कारण, हाँ, दवाइयों के छिड़काव के कारण, कृषि कार्य से, अपन क्या बोल सकते हैं उसके? कृषि कार्य करने से। और छठवां जो है मनुष्य द्वारा कार्य से। मनुष्य द्वारा क्या बनाते हैं? सड़कें बनाते हैं, ठीक है, सड़कें नहरें बनाते हैं, तो हम खोदते हैं ना, तो वो ढीली होती है, उससे रह जाती है। याद आया क्या? 4 अंक का प्रश्न है, 4 अंक में 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। और अब मैंने आपको कितने पॉइंट बता चुका हूँ? 6 पॉइंट। क्लियर हो गया? अब उसी का है प्रश्न, नोट कीजिए, मृदा संरक्षण के उपाय। ठीक है, अच्छा, संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण मिट्टी के बचाव को बचाना, कटाव को बचाना ही मृदा संरक्षण है। मृदा संरक्षण मिट्टी के कटाव को बचाना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। अब कैसे संरक्षण होता है आपको बता दिया। इसी को ध्यान दीजिए, वर्षा पे नियंत्रण तो नहीं रख सकते, लेकिन नदियों पर बाढ़ आती है तो हमें क्या करना चाहिए? नदियों पर बांध बनाना चाहिए। हो गया पहला। दूसरा, पशु अतिचारण है तो पशुओं के लिए चारागाह बनाना चाहिए। हो गया ना उसका उपाय? क्या हो गया? चारागाह। चारागाह समझ गए कि क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में पशुओं के लिए चारागाह बनाते, तो बाघ सही जगह नहीं घूमेंगे। तीसरा क्या करना चाहिए? वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। रोक किस पर? रोक कटाई पर। ठीक है। चौथा क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। चौथा क्या करना चाहिए? भाई कटाई होगी तो हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण भी करना चाहिए। अच्छा, खेती कार्य करते तो खेतों के आसपास क्या बनाना है? मेड़ बनाना चाहिए। पांचवा क्या है? मेड़ बनाना चाहिए। और फिर छठवा क्या है? सीढ़ीनुमा खेती करना। सीढ़ीनुमा खेती पर्वतीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा, ऐसे गांव में होती है। ठीक है, तो वहां के जो आदिवासी लोग क्या करते हैं? थोड़े थोड़े दौर पे मेड़ बनाते हैं, तो एक ही खेत में 8-10 मेड़ दिखती है, तो वो सीढ़ीनुमा दिखती है ना, उसको कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती। तो याद हो गया मृदा संरक्षण के उपाय क्या करना चाहिए? ये हमारे जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बहुत याद होना चाहिए। तो मृदा अपरदन के कारण और उसके संरक्षण के उपाय हमने इस पर चर्चा की। मृदा का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं जल की। ठीक है, चलो मुझे बताओ, मृदा संरक्षण के 3 कारण बताओ। उपाय, मृदा संरक्षण के 3 उपाय। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अच्छा, ये बताओ, मैं जो नोट कर रहा हूँ, ये कौन सा क्षेत्र है? कपास उत्पादन। कपास उत्पादन कहाँ कपास पाया जाता है? कौन से राज्यों में? महाराष्ट्र, गुजरात। याद रहेगा। तो हमारा मृदा का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट इसमें? नहीं। किसी को क्वेश्चन पूछना है? अब में हम बात कर रहे हैं जल। बेटा इसको देखिए, ये हमारा टॉपिक बात हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल की। आप देख रहे होंगे जल। जल को अपन सामान्य तौर पे क्या बोलते हैं? पानी। और पानी सबने देखा? हाँ, देखा है ना? देखा। अब पानी तो देखा है, लेकिन पानी के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? पानी एक संसाधन है, जल एक संसाधन है। तो जल कहाँ प्राप्त होता है? मानव को जल कहाँ का? जल के स्रोत कहाँ का है? भाई आपको जल कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों से, तालाबों से, कुएं से। मतलब मैं स्रोत, जल के स्रोत अपन, यदि मानव के जल के स्रोत अपन कौन कौन से होंगे?
नदी, तालाब, कुएं, तालाब, नदी, और झरना। ठीक है, और क्या हो सकता है अभी? नलकूप, नलकूप और नहरें। नहरें देखो कितने सारे स्रोत हैं। मानव नल का जल कहां से प्राप्त होता है? कुएं से। ठीक है, नदी, कुएं, तालाब, झरना, नलकूप, नहरें, ये मानव मतलब जल के स्रोत हैं। अब जल जो होते हैं किस प्रकार के जल होते हैं, जल का वितरण पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वितरण की बात करते हैं। जल कौन से वितरण, कितने प्रकार का जल होता है? तो पहला होता है पृष्ठीय जल। कौन सा होता है? पृष्ठीय जल। दूसरा होता है भौम जल। तीसरा होता है कौन सा? महासागरीय जल। फिर वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय जल। और चौथा कौन सा होता है? चौथा महासागरीय जल, महासागरीय जल। कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि जल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जल के कौन कौन से स्रोत हैं। ये या तो जल के वितरण को समझाइए, तो हमको याद रखना पड़ेगा पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल तो धरातल पे पाया जाता है, जैसे कुएं। ठीक है, जैसे क्या होगा पृष्ठीय जल? तालाब, झरने। वे तो हमारा खुद के निकल जाएंगे, तो झरने वाला जल, तालाब वाला, नहरें वाला ऊपर पाया जाता है। याद होगा पृष्ठीय जल। उसके बाद आता है भौम जल। भौम जल कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर। मनुष्य सर्वाधिक भौम जल का उपयोग करता है, क्योंकि कुएं और तालाब, ठीक है, कुएं और तालाब नहरों के लिए सिंचाई के लिए उपयोग करता है, वही पीने के लिए करता है। तो मनुष्य सर्वाधिक कौन से जल का उपयोग करता है? भौम जल। फिर वायुमंडलीय जल, जो बरसात का पानी गिरता है, उसे हम कौन सा कहते हैं? वायुमंडलीय जल कहते हैं। और उसके बाद आता है महासागरीय जल। महासागरीय जल जो महासागरों में पाया जाता है। कितने महासागर हैं? चार। हाँ, सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। प्रशांत महासागर। याद रखना, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। या ठीक है, तो महासागरों की बात की हमने। और उसके बाद जल संरक्षण के उपाय हम प्रश्न नोट कीजिए। जल संरक्षण के उपाय की कौन कौन के माध्यम से जल का बचाव किया जा सकता है। तो पहले हमें जल संरक्षण के उपाय के लिए क्या करना चाहिए? पहले नदियों पर क्या करना चाहिए? बांध बनाना चाहिए। चलो, नदियों पर बांध बनाना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? छोटे छोटे वर्षा का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे बोरी बंधा। अच्छा, बोरी बंधा समझते हो आप लोग? जी हाँ। बोरी बंधान में क्या होता है कि आप नालों में छोटे छोटे बोरियों से रेता भरते और उसमें पानी लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं बोरी बंधान करना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए? गांव में तालाब खुदवाना। अच्छा, तालाब क्यों खुदवाना चाहिए? जैसे वर्षा का पानी आया तो भाई बहकर तो नदियों में चला जाएगा, तो क्यों ना हम उस तालाब में करें तो उसे स्टोर रहे। ठीक है। चौथा क्या करना चाहिए? वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? बरसात का पानी है तो हम क्या करें, अपने छत वाले घर होते हैं उसके साइड में गड्ढा खोदते कि पूरा पानी वहीं पर जाए और ट्यूबवेल से हम प्राप्त करें। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि पानी अधिक वर्षा। ठीक है, ये है हमें जल संरक्षण के उपाय। परीक्षा में आएगा जल संरक्षण के उपाय, तो लिख लोगे जी, सभी लोग लिख लेंगे। अच्छा, वर्षा का जल संग्रहण करना क्यों जरूरी है? प्रश्न नोट करें, वर्षा का जल संग्रहण करना क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? क्योंकि गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, और जब पानी की समस्या होगी तो अकाल पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वर्षा का जल रुकना चाहिए। हो गया? तो जल के बारे में याद हो गया। जल के बारे में हमने क्या क्या बात की? जल के बारे में जल के स्रोत कौन कौन से? जल के स्रोत नदी, कुएं, तालाब, झरना। ठीक है। जल के वितरण कितने प्रकार में बांटा हमने जल के वितरण को? चार। पृष्ठीय जल, दूसरा भूमि जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। अच्छा, मानव सर्वाधिक कौन से जल का उपयोग करता है? मानव सर्वाधिक कौन से जल का उपयोग करता है? भूमि जल। उसके बाद जल संरक्षण के उपाय बताए मैंने। हमें जल के बचाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? क्या क्या उपाय करना चाहिए? नदियों पर बांध बनाना चाहिए। और बताओ क्या क्या करना चाहिए? तालाब बनाना चाहिए,
ठीक है, तालाब बनाना चाहिए, नदियों पर बांध बनाना चाहिए, ठीक है, इस पर हमने चर्चा की। तो चलो आपके समझ में आ गया जी। अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वन और वन्य जीव। मिटा दो इसको। वन और वन्य जीव, तो जल का अपने इसमें अपन भारत के मानचित्र में जल की कोई ये नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं वन और वन्य जीव, ठीक है, वन और वन्य जीव। सबसे पहले वन किसे कहते हैं? हम सब लोग जानते हैं वन वन कहते हैं, लेकिन वन नहीं। देखो मैं पहले बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पेड़ों का वह समूह कहलाता है, ठीक है, अधिक वर्षा भी कराया जाता है, पेड़ों का समूह कहलाता है, ठीक है, शुद्ध वायु दे जाता है, वक्त आने पर वर्षा भी कराया जाता है। बताओ क्या है? वन। पेड़ों का समूह कहलाता है, शुद्ध वायु भी दे जाता है, और समय आने पर क्या कहलाता है? वर्षा भी, वर्षा को बादलों को खींचता है, तो उसे क्या कहते हैं? वन। तो वन का मतलब है कि पेड़ और पेड़ पौधे भी, पौधे और झाड़ियां, तीन प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। पेड़, पौधे और झाड़ियां। देखो पेड़ यानी ऊंचे बड़े होते, पौधे छोटे होते, और झाड़ियां मतलब घास फूस। ये सब हमारे वन के अंतर्गत आते हैं। जहां पर ऐसा भूभाग, वन की परिभाषा बता रहा हूं, ऐसा भूभाग जहां पर बड़े भूभाग क्षेत्र में कई प्रकार के पेड़, पौधे और झाड़ियां लगी हो, उसे वन कहते हैं। याद रहेगा। अब कोई आप ये तो नहीं बोलो कि वन किसे कहते हैं, आप समझ आ रहे हो जी? ऐसा बहुत बड़ा भूभाग, ठीक है। अब आपने अपने नजदीकी देखे होंगे सलकनपुर की पहाड़ियां कितनी लंबी है, तो अपन बोलते हैं वन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र पे। ऐसी सलकनपुर की पहाड़ियों को कौन सी वन कहते हैं पता है आपको? कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्याचल। और इस तरफ पश्चिमी तरफ जो देखते हैं, जो इटारसी के आसपास वाले जो वन है, उसको कौन से वन कहते हैं? सतपुड़ा। नर्मदा के किनारे, ताप्ती के किनारे है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ताप्ती नदी के किनारे है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी किसके किनारे है? नर्मदा नदी। याद रहेगा? तो वन याद हो गया। अब वनों के वन संरक्षण के उपाय, ठीक है, वनों को बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? क्या क्या उपाय? कटाई पर रोक लगाना चाहिए, एक आरक्षित क्षेत्र बना देना चाहिए। आरक्षित क्षेत्र में क्या? जैसे वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। संरक्षण हम कर रहे हैं वनों का, यानी वनों को बचाने के क्या उपाय है? तो वनों को बचाने के क्या उपाय है? हमें कटाई पर रोक लगाना चाहिए, एक निश्चित आवास बना देना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, और क्या? लोगों को जागरूक करना चाहिए, और यदि जो काटता है उसको क्या देना चाहिए? सजा देना चाहिए। अच्छा, वनों से कुछ लाभ भी होते हैं। परीक्षा का आता है सरल प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न आता है, वनों से लाभ देखिए। तो वनों से हमें क्या, आपने देखा होगा ये वन है, वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? मतलब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी, जलाऊ लकड़ी भी और इमारती लकड़ी। जलाऊ जलाने के काम में आती है, इमारती लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम में आती है। वनों से हमें रोजगार मिलता है, वनों से हमें औषधियां मिलती है, ठीक है, वनों से हमें आय प्राप्त होती है, वनों से वर्षा होती है, तापमान में संतुलन बनाए रखते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो वनों से लाभ याद हो गए, ये हो गया वनों से लाभ। तो हमने वनों के बारे में क्या पढ़ा? वन संरक्षण प्रश्न है। पहला प्रश्न हमको वनों से क्या याद रखना पड़ेगा कि वन संरक्षण के क्या उपाय हैं, और दूसरा वनों से कौन-कौन से लाभ हैं। बात समझ में आई आपके? अब मैं बात कर रहा हूँ वन्य जीव। वन्य जीव यानी वनों में रहने वाले जीव। वन्य जीव किसे कहते हैं? वनों में रहने वाले जीवों को वन्य जीव कहते हैं। अब वनों में कौन-कौन से जीव रहते बताइए? चीता, हाथी। अच्छा, गाय रहती है क्या वनों में? नहीं। बकरी रहती है क्या? नहीं। तो गाय और बकरी कहाँ पर रहती है? घरों में। तो घर और वन में अंतर समझ जी। चलो, तो वन्य जीव यानी वनों में रहने वाले जीव। अच्छा, प्रश्न आया, प्रश्न नोट कीजिए, वन्य जीव संरक्षण किसे कहते हैं? नोट लिखा आपने? वन्य
जीव संरक्षण किसे कहते हैं, यानी वनों के जीवों को बचाने के क्या उपाय हैं। वनों के वनों जो वन है, वन्य जीवों को बचाने के, अब देखा आपने कुछ जो समाप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, तो समाप्त कैसे हो रहे हैं, तो उसके संरक्षण के क्या उपाय, किसके संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, नोट करें, वन्य जीव संरक्षण के क्या उपाय है। पहला क्या करना चाहिए, शिकार पर रोक लगानी, शिकार समझते हो आप लोग, शिकार, शिकार पर रोक, शिकार समझते हो, आपने देखा होगा आदिवासी लोग तीर कमान से बंदूक से किसी को हिरण को मार देते। अच्छा, अभी हिरण को मारने वाला केस हुआ था, कौन सा काले हिरण का सुना, बहुत दिन चला था ना, सलमान खान को सुना था ना, हाँ ठीक है, इवन आप सांप को भी नहीं मार सकते, सांप भी वन्य जीव है, ठीक है, तो याद रहेगा। चलो, शिकार पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या बनाना चाहिए, आवास बनाना चाहिए। आवास समझते हो, वन उनके लिए अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बनाना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। चलो, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बड़ा वाला, याद रहेगा, मंडा जिले में कान्हा उद्यान है सबसे बड़ा, ठीक है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी सतपुड़ा, ठीक है। इस प्रकार के हमें उद्यानों के बारे में भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो पहला शिकार पर रोक लगाना चाहिए, आवास बनाना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, यदि कोई ये करता है तो क्या करना चाहिए, लोगों को चौथा जागरूक करना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई गलती करता है तो उस पर क्या करना चाहिए, सजा, कानून लागू कर सजा लगाना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, वन महोत्सव मनाना चाहिए, भाई बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर, वन्य जीवों के लिए स्नेह वाले प्रोग्राम आयोजित, पोस्टर प्रतियोगिता करना चाहिए, ठीक है, कि हमारे खाद्य फूड चेन को प्रभावित नहीं करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के उपाय बताइए। वन्य जीव संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, क्षेत्र बनाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्लियर है। तो आज मैंने आपको भारत में संसाधन, ठीक है, जिसमें मृदा, मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा को सुरक्षित रखना है, मृदा संरक्षण करना। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा की ऊपरी परत काटना चाहिए, मृदा अपरदन कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जल संरक्षण के 3 उपाय कौन कौन से हैं, बोझ करना चाहिए, नदियों में बांध बनाना चाहिए। मुझे ये बताइए मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। अच्छा, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। वेरी गुड। अब भाई बात सुनिए, वन किसे कहते हैं, पेड़ों के समूह को कहते हैं, और किसी को कहते हैं, नहीं सर, पेड़, घास, फूल, पौधे मिलकर वन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए वन्य जीव संरक्षण के उपाय क्या है, वनों में रहने वाले जीवों क्या क्या शिकार पर रोक लगाना चाहिए, एक आरक्षित क्षेत्र बनाना चाहिए, ठीक है, और अभयारण्य बनाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आज हमने भारत में संसाधन पार्ट 1 के बारे में चर्चा की, जिसमें मृदा, जल, वन और वन्य जीवों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। आप सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख कर लाएंगे, ठीक है, और मैं कल इस पर चर्चा चेक करूंगा आपके, और आगे लेसन फिर आपसे चर्चा करूंगा, ठीक, ओके।